आज मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। सभापति महोदय, राजस्थान के अंदर सरकार ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 चलाने का काम किया। प्रत्येक जिले में सरकारी पैसे का इन्वेस्टमेंट किया गया और 35 लाख करोड़ के एमओयू करने की सरकार ने बात कही। माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय, लेकिन राजस्थान के अंदर अभी हाल ही में जो सरकार ने रिकॉर्ड दिया है उसमें 8 लाख करोड़ के ग्राउंड पर निवेश की बात कही है। यह आंकड़ों का जाल निश्चित रूप से बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन उससे फायदा किसको हुआ? न रोजगार मिला, न कहीं एमओयू हुए उनका ग्राउंड पर उतर पाए। केवल कागजी एमओयू करने का आप लोगों ने काम किया जो धरातल पर नहीं उतरा। और फिर भी सरकार ने 2025 में 9 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा था, वो भी आपका कम रह गया। और उद्योगों के अंदर 57,300 करोड़ का एमओयू हुए, लेकिन धरातल पर उतरने का काम नहीं हुआ, जिससे प्रदेश में नौजवान को रोजगार भी नहीं मिला और जो है सरकार को कोई फायदा नहीं हुआ। केवल झूठी वाहवाही लूटने के लिए, दिल्ली को राजी करने के लिए ये आप लोगों ने कार्यक्रम चलाया, प्रदेश को उससे कोई फायदा होने का काम नहीं हुआ। आज प्रदेश में पहले से ही हजारों कारखाने लगे हुए हैं, लेकिन हजारों कारखाने लगने के बाद भी जो सरकार की पॉलिसी है, CSR का पैसा फैक्ट्रियों को वहाँ नज़दीक लगते हुए विद्यालय के अंदर, कॉलेज के अंदर और सरकारी संस्था के अंदर खर्च करना पड़ता है। लेकिन मुझे कहते हुए बड़ा अफसोस इस बात का हो रहा है कि आज दिन तक मैंने सदन से भी पूछा था, CSR के पैसे की जो बंदरबांट हो रही है, सरकार की नाक के नीचे, सरकार को पता होने के बाद में भी CSR का पैसा खुर्द-बुर्द किया जा रहा है, जो धरातल पर लग नहीं रहा। और वही कंपनी के लोग उस पैसे को गलत तरीके से कागजों में दिखाते हैं खर्च किया, लेकिन धरातल पर खर्च होने का काम नहीं हो रहा। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि सरकार का जो पैसा है इसको सही जगह लगवाने का काम करें, इसकी बंदरबांट नहीं हो, इसकी पॉलिसी बनाई जाए और वहां पर लोकल विधायक जो है, जनप्रतिनिधि है, उसको उस कमेटी का मेंबर बनाया जाए और उसकी गाइडलाइन उस पैसे खर्च करवाया जाए। नहीं तो भले ही आप कितनी बड़ी बड़ी यहाँ बात करते रहे, धरातल पर वो काम उतरने का काम नहीं होगा। माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में फैक्ट्री लगी हुई है, चाहे नीमराड़ा की बात करें, घिलोट की बात करें, भिवाड़ी की बात करें, खुसखेड़ा की बात करें, बहरोड की बात करें, छोटानाड़ा की बात करें, तमाम क्षेत्र में हजारों की संख्या में फैक्ट्री लगी हुई है। लेकिन सरकार से मैंने पहले भी कहा था कि स्थानीय नौजवानों को रोजगार को लेकर के एक सरकार नीति बनाए, उसके अंदर स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, जो पढ़े लिखे हैं, जैसा व्यक्ति काम कर जानता है उसको वैसा काम मिले। मुझे कहते बड़ा दुर्भाग्य है और मुझे बड़ा अफसोस इस बात का हो रहा है कि हमारी फैक्ट्रियों में जो उच्च पदों पर बैठे लोग हैं वो बाहर के लोग हैं और केवल 5 या 10% लोग लोकल हमारे मजदूरी करने वाले लोग जो उनको लगाने का काम किया है। मेरा सरकार से निवेदन है कि इसके ऊपर वो कानून बनाया जाए और कानून बना करके स्थानीय लोगों को रोजगार देने की बात करी जाए। सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने की दावा कर रही है, लेकिन प्रदेश से स्थानीय जो है नौजवानों को पलायन को रोक नहीं पाए, क्योंकि रोजगार के लिए हमारा प्रदेश का नौजवान अन्यत्र प्रदेशों में जाने का काम हो रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार इस पर कानून बनाया जाए। माननीय सभापति महोदय, बड़े दुख के साथ और भारी मन के साथ मुझे बात कहनी पड़ रही है, क्योंकि मैं खुद एक नौजवान हूं और जब हम लोग चुनाव में गए तो प्रत्येक गांव ढाणी में नौजवान मिले कि साहब दाल रोटी का जुगाड़ भी नहीं होता है। आज प्रदेश के अंदर मजदूरी इतनी कम है कि जो नौजवान फैक्ट्री में जाता है उसको 300 साढ़े 300 रुपया मिलता है और 10,000 रुपये में घर नहीं चलता है। इसलिए माननीय मंत्री महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है
कि न्यूनतम मजदूरी प्रदेश के अंदर बढ़ाई जाए, जिससे फैक्ट्री में करने वाला नौजवान, फैक्ट्री में करने वाला बेरोजगार व्यक्ति जो काम कर रहा है उसका परिवार भी इज्जत से और आराम से जी सके, ना कि आज जो न्यूनतम मजदूरी है उससे उसका परिवार चलने का काम नहीं हो रहा। माननीय सभापति महोदय, आज जिस प्रकार का वातावरण बना हुआ है, हमारे फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, पोल्यूशन दुनिया भर का हो रहा है, लेकिन सरकारी मशीनरी केवल कागजों में काम कर रही है। वहां पर लोगों को फेफड़ों की बीमारी हो रही है, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां होने काम हो रहा है, लेकिन सरकार आंकड़ों का जाल बिछाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर रही। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप जो भिवाड़ी में, नीमराणा में, घिलोट में और समूचे प्रदेश में ही जो पोल्यूशन बढ़ रहा है उसकी तरफ भी आप नीति बनाकर उसको कम करने की तरफ हम लोग काम करें। माननीय सभापति महोदय, आज देखिए दुनिया भर का रेवेन्यू भिवाड़ी से और इन फैक्ट्री एरिया से मिलता है। मैं तो मेरे क्षेत्र की बात कर रहा हूं, लेकिन वहां जो रेवेन्यू हमें मिल रहा है, आप वहां जाकर के देखिए, सड़क टूटी पड़ी है, सड़क ठीक नहीं है, तमाम सड़कें खराब वहां पर पड़ी हैं, और जो है पानी की व्यवस्था नहीं है, सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए, लाइट की व्यवस्था नहीं है, आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। और अभी हाल ही में मेरे वहां भिवाड़ी में एक फैक्ट्री के अंदर 8 मजदूरों की मौत हो गई और सरकार ने 3-3 लाख रुपए देने की बात कहकर के तीसरी कर ली। एक व्यक्ति की जान की कीमत 3 लाख रुपए। मैं आपके माध्यम से मैं सदन से निवेदन करता हूं कि सरकार इसके ऊपर कम से कम 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देना उनको तय करे, जिससे कि वो अपना परिवार भी वो लोग चला सकें। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से अभी हाल ही में नीमराना में और मुंडावर में औद्योगिक पार्क घोषणा करी है, माननीय मंत्री महोदय, ये घोषणाएं, नीमराना तो पहले से ही औद्योगिक पार्क बना हुआ है, लेकिन आप कब तक इन सब कामों को करेंगे? मैंने देखा पिछली घोषणा एक पूरी नहीं करने काम किया। ये पार्क कहां बनाएंगे, कौन सी जगह आपने चिन्हित करी है? केवल लोग गुमराह करने काम कर रहे हो। आप कुछ करना चाहते हो तो इस विभाग का एक मोटा मोटी एक काम है, प्रदेश के नौजवान को जो है नौकरी देने का काम करें और न्यूनतम मजदूरी की बढ़ाने का काम करें। खेलों के अंदर बात हुई, सभी माननीय सदस्य चर्चा कर रहे थे कि आउट ऑफ टर्म जाकर के जो हमारे खिलाड़ी मेडल लेकर के आते हैं उनको नौकरी देने की बात करते हैं। कई हमारे साथी असत्य भाषण करके गए, आज तक कोई नौकरी देने का काम नहीं किया इन 2 सालों के अंदर, और हमारा खिलाड़ी अपने आप को ठगा सा महसूस करता है, वो अपने आप को अपमानित महसूस करता है। उनको यहाँ काम जो है नौकरी के नाम पर घुमाया फिराया जाता है, वो दाएं बाएं घूम करके वो थक कर बैठ जाता है। माननीय मंत्री महोदय, इस पर भी आप ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अगर नौजवान को रोजगार नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी, तो उसका जो खेलने के प्रति जो एक उसका अंदर का भाव वो खत्म हो जाएगा। माननीय सभापति महोदय, आज प्रदेश के अंदर नशे की लत बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि सरकार इस पर को ठोस नीति बनाए, रोजगार बढ़ाए, तो नशा बढ़ने का काम हुआ है, इसलिए इस पर भी हम लोग काम करें। सरकार की नीयत और नीति दोनों ठीक नहीं है। अगर दोनों ठीक हो तो प्रदेश बुलेट ट्रेन की स्पीड से दौड़ने का काम करे, लेकिन प्रदेश तो जो है चींटी की तरह रेंग रहा है। आप जो प्रदेश को आगे बढ़ाना नहीं चाहते, मेरा आपसे अनुरोध है कि माननीय मंत्री महोदय जवान भी है और जो है अकॉर्डिंग खेल एवं युवा मामलात के अपना रुतबा भी रखते हैं। भाई इनमें सारा मेरा तो निवेदन है, पिछली बार मैंने कही थी आपसे कि ये रोजगार की नीति बनाई जाए और न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई जाए, इस पर आप लोग काम करें। बाकी तो फैक्ट्रियां लगी हुई, पोल्यूशन के ढेर बने हुए, लेकिन कम से कम नौजवान जो स्किल्ड नौजवान है उसको रोजगार मिल सके, पलायन नहीं करना पड़े। हमारे पड़ोस के प्रदेश हरियाणा है, दिल्ली है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, उनमें हमसे 1.5 गुना 2 गुना मजदूरी है और यहाँ का नौजवान अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। माननीय सभापति महोदय, मैं 2 बातें कह करके अपनी बात को खत्म करूंगा। उससे पहले सियापति रामचंद्र कह गए सिया से कि ऐसा कलयुग आएगा, मेरे नाम से सत्ता पाकर सबको आंख दिखाएगा, धर्मों पर लड़वाएगा और जाति पर बंटवाएगा। गरीबों के बच्चों की शिक्षा को रौंदा जाएगा, गरीबों की बच्चों की शिक्षा को रौंदा जाएगा। जो शिक्षा को पाएगा
उसको बाहर भगाएगा। जो शिक्षा को पाएगा वैसा करके बस अपना मकसद पाएगा, बस अपना मकसद पाएगा। आप श्री राम भगवान का नाम यूज करके और केवल जो है प्रदेश को गुमराह करना चाहते हैं, बैठेगा। आप प्रदेश को गुमराह करना चाहते हैं, आप प्रदेश को फायदा नहीं पहुंचाना चाहते। वित्तीय वर्ष 2026 और 27 के लिए अनुदान। आपकी सीट है ना ये? हाँ जी, आपकी सीट है ये? हाँ मेरी सीट है। ठीक, बोलिए। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मुझे तो ध्यान था वहां है इसीलिए है? नहीं, उधर नहीं आएंगे, इधर ही रहेंगे, चिंता मत कर। नहीं, सीट तो उधर थी ना। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया मांग संख्या 26 और 56 पर। यही है, सीट तो मेरी यही है। ओरिजिनल यही है तो, हाँ बोलिए। चलो ओरिजिनल ही बोलिए, बोले आप। देखिए, खेल के बारे में अभी माननीय सदस्यों ने और उद्योग के बारे में काफी विचार यहाँ पर रखे हैं। मैं सदन को बताना चाह रहा हूँ, और राजनीति में भी मेरा जीवन बहुत छोटा सा है, लेकिन 2014 से पहले भी हम राजनीति को देखते थे, नेताओं को सुनते थे। लेकिन 2014 से पहले खेल के बारे में देश का प्रधानमंत्री कितना संवेदनशील है, और युवाओं को लेकर और खेल को लेकर जो हमारे देश के खिलाड़ी हैं, जहां विदेश में किसी भी प्रतियोगिता में जब वो हिस्सा लेते हैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनका जो उत्साह, और उत्साह के साथ साथ में जब वो खिलाड़ी मेडल लेकर देश में वापस लौटते थे तो माननीय प्रधानमंत्री जी किस प्रकार से उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं, ये देश ने आज़ादी के बाद में ही देखा है। आज़ादी के बाद में 2014 के बाद में ही देखा। और देश के अंदर जो पहले तो राजनीतिक दल बहुत से अलग अलग नारे देते रहे, लेकिन फिट इंडिया का नारा, खेलो इंडिया का नारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को दिया, जिसके माध्यम से देश के युवाओं में एक नया जोश हम सबको देखने को मिला, और आज निरंतर उसमें उन्नति की ओर हमारे खिलाड़ी हैं। अलग अलग खेलों के अंदर, प्रतियोगिताओं के अंदर देश का नाम आगे बढ़ाने में उनका विशेष योगदान हम सबको दिखाई देता है। अभी कुछ विपक्ष के सदस्यों ने बातें रखी कि पूर्व सरकार के अंदर बहुत से ऐसे काम हुए, क्योंकि बातें रखने में वो माहिर हैं, क्योंकि बातें रखने का ही काम उन्होंने जीवन भर किया है। किस प्रकार से झूठ बोलना है, किस प्रकार से लोगों को गुमराह करना है, ये उनके डीएनए के अंदर है। लेकिन मैं कुछ बातें आपके बीच में रखना चाहता हूं। गत वर्ष 5 साल में जो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने खेलों के लिए जो पैसा दिया था वो केवल 70 करोड़ रुपए उन्होंने पूरे 5 साल में दिए हैं। और मैं अभिनंदन करता हूं माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी का, हमारे खेल मंत्री जी का, जिन्होंने केवल 2 सालों के अंदर खेल कार्यक्रमों के लिए 40 करोड़ रुपए अभी तक वो दे चुके हैं, जिसमें 3 वर्ष अभी बाकी हैं। जहां तक नियुक्तियों की बात आती है कि नियुक्तियां जो हमारे खिलाड़ियों को, उनको विशेष रूप से कोटा मिलता है। पिछले 5 वर्षों के अंदर कांग्रेस सरकार ने जो हमारे खिलाड़ियों को नियुक्तियां दी वो केवल 148 आपने 5 वर्षों में दी, और हमारी सरकार ने, माननीय भजन लाल जी की सरकार ने, केवल 2 वर्षों के अंदर 186 हमारे खिलाड़ियों को नियुक्तियां दी हैं। ये अंतर आपको समझना चाहिए। उसी के साथ में खेल उपकरण जो प्रदेश भर में दिए जाते हैं, आप लोगों ने केवल 5 वर्ष में 7 करोड़ के उपकरण दिए हैं। ये मेरी बात को नोट करना, नेता प्रतिपक्ष बैठे हैं। और हमारी सरकार ने केवल 2 वर्षों के अंदर 19 करोड़ के खेल उपकरण वो दे चुकी है। 3 वर्ष बाकी हैं। आप समझ सकते हो कि आने वाले समय पर और कितना बढ़ चढ़कर काम होगा। हमारे भिवाड़ी के अंदर जिला का जो कि वहाँ पर स्टेडियम है, और बहुत अच्छा स्टेडियम बीड़ा के माध्यम से
जिला के माध्यम से उसका निर्माण कार्य आगे बढ़ रहा है। जब मैं वहाँ सांसद था तो हमने एक खेलो इंडिया के माध्यम से एक प्रपोजल वहाँ भिजवाया था केंद्र सरकार में। खेलो इंडिया के माध्यम से स्कीम है कि जिसमें 50% पैसा वो देते हैं केंद्र सरकार से, 50% राज्य सरकार से मिलता है। उस समय पर उस प्रपोजल पर राज्य सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं, उन लोगों ने आगे नहीं बढ़ाया। मैंने दोबारा से खेल मंत्री जी से बात की है, तो मैं उनका ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं कि वो उसको आगे भेजकर उस खेल स्टेडियम में जो भी राशि उसका प्लान होगा उसमें उसका प्रपोजल बनाकर केंद्र को भेजे, जिसके माध्यम से 50% राशि वहां से हमें उपलब्ध हो पाए। तिजारा के अंदर जो स्टेडियम है उसका भी निर्माण कार्य अच्छा हो, उसमें सिंथेटिक ट्रैक हो, और विशेष रूप से जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हम जाते तो आज के समय पे युवाओं में बहुत उत्साह है खेल के प्रति, और युवा हमसे डिमांड करते हैं, वहाँ पर खेल स्टेडियम की मांग की बात करते हैं, लेकिन वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि कहीं ज़मीन नहीं होती है खेल की भूमि के लिए। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि सरकार कोई इस प्रकार का कानून बनाए, इस प्रकार का कोई नोटिफिकेशन करे, क्योंकि खेल की भूमि में कोई और तरह का निर्माण तो होता नहीं, उसमें खेल ही खेला जाता है। तो ऐसी भूमि के अंदर जहाँ पर गोचर हैं या चारागाह हैं, उनका या तो भूमि परिवर्तन कर या उनका क्षतिपूर्ति पूरी करके जहाँ जहाँ जिन गाँवों से ये मांग आती है तो वहाँ पर खेल के लिए मैदान उपलब्ध करवाए जाए। मेरा सरकार से एक सुझाव भी है, क्योंकि हमारे जो शारीरिक शिक्षक जो स्कूलों के अंदर हैं वो स्कूल की समय सीमा के अंदर ही स्कूल में रहते हैं, सुबह 8 बजे से 2 बजे तक, 1 बजे तक जो भी स्कूल का टाइम होता है। लेकिन खेल का जो कार्यक्रम या खेल खेले जाते हैं लोगों को गांव के अंदर या शहर के अंदर, तो वो शाम के समय खेले जाते हैं। तो सरकार कोई ऐसी दिशा निर्देश जारी करे जहाँ जहाँ जिन स्कूलों में हमारे खेल शिक्षक वहाँ पर नियुक्त हैं, वहाँ पर वो शाम को 1.5 से 2 घंटा उस गाँव में उस खेल स्टेडियम में जाएँ और वहाँ के बच्चों को खेल के बारे में जागरूक करना, और खेल जो भी खेला जाता है उसके अंदर उसको सिखाने का काम उनके माध्यम से हो। तो इस प्रकार से भी उस पर विचार किया जा सकता है। माननीय अध्यक्ष जी, जो कि उद्योग आज हमारे देश की सबसे बड़ी ग्रोथ इंजन है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्योग को जिस प्रकार से प्रमोट किया है, और हमारे देश के अंदर उन्होंने 2014 के आने के बाद में जो देश के अंदर एक नारा दिया है कि जो वोकल फॉर लोकल, और उसी के साथ में हम अपने स्वदेशी को अपनाएं और हम सब लोग इस पर साथ आकर काम करेंगे, तो आज जो विचार मंथन इस सभा स्थल पर हुआ है, इस सभा के प्रांगण के अंदर हुआ है, उसमें हम सब की अच्छी भूमिका रहेगी। क्योंकि हम उद्योग को बढ़ाने की बात करते हैं, उद्योग के साथ में हमारा युवा जुड़ा है, हमारे देश का रोजगार जुड़ा है, और अगर हम उद्योग को, हम जिनका कोई उद्योग नहीं है वो व्यक्ति भी उद्योग को बढ़ा सकता है उस भावना के साथ में कि हम अपने देश में निर्मित जो माल है, जो वस्तुएं हैं उनको खरीदें, जिसके माध्यम से उद्योग में और उन्नति हमको देखने को मिलेगी। हमारे भिवाड़ी क्षेत्र जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, इस औद्योगिक क्षेत्र के अंदर जो रिको के द्वारा डाटा है उसमें लगभग 5000 के करीबन वहाँ पर इंडस्ट्रियाँ हैं, औद्योगिक इकाइयाँ हैं। मैं यहाँ पर कुछ माननीय मंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि भिवाड़ी एक तरह से राजस्थान का सिंह द्वार है, और भिवाड़ी आर्थिक दृष्टि से भी राजस्थान का एक ग्रोथ इंजन है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने राइजिंग राजस्थान किया, जिसके माध्यम से एक सकारात्मक माहौल पूरे देश में, प्रदेश में अपने को देखने को मिला है, और लोग जुड़े हैं आज हमारे राजस्थान के साथ में। और आने वाले समय पर जो अभी 10 लाख करोड़ के MOU तो हो चुके हैं, और आने वाले समय पर उनको और धरातल पे उतारने का काम होगा ही, लेकिन साथ साथ में जब उद्योग विकसित करने का कार्य तो होता है, उद्योगी इकाइयों को लगाने के लिए औद्योगिक पार्कों को डेवलप किया जाता है, लेकिन डेवलपमेंट के बाद में भी वहाँ पर व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलें, उस पर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। जो मैंने वहाँ पर भिवाड़ी में देखा है, मैं उनके बारे में यहाँ पर माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारे भिवाड़ी के अंदर, जैसा मैंने कहा, 5000 से अधिक उद्योग बताए जाते हैं, लेकिन धरातल पे वहाँ पर लगभग 2 से 2500 उद्योग ही संचालित है। जो रिको डिपार्टमेंट जब उद्योग लगाने के लिए जब उद्योगपति आता है
2 साल का उसको समय दिया जाता है, 2 साल के बाद में उसकी पीएमटी की जाती है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा, क्योंकि अभी 16 तारीख के दिन जो हादसा हुआ है या जो घटना घटित हुई है भिवाड़ी के अंदर, वहां पर एक पटाखा जो अवैध रूप से बना रहे थे फैक्ट्री के अंदर, वहां पर एक ब्लास्ट हुआ जिसके कारण वहां पर 7 समरिकों की जान गई है। और मैं धन्यवाद भी करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि जो 7 समरिकों ने जहां पर वहां पर जान गंवाई है उनको 3-3 लाख रुपए सरकार की ओर से सहायता राशि भी जारी की गई है। कोई बात नहीं, शांति रख तुम। आपने तो 50 लाख रुपए, आपकी सरकार में गहलोत जी ने 50 लाख रुपए एक गो हत्यारे को जाकर वहां पर रामगढ़ के अंदर दिए, मेवात के अंदर दिए, वो आपको याद है क्या? आपकी सरकार के अंदर आपके गहलोत जी ने जो उदयपुर के अंदर जो हमारे एक हिंदू भाई की हत्या हुई थी उसके आरोपियों को बचाने का काम किया, वो याद है आपको? आपकी सरकार के अंदर क्या हुआ था? बैठे बैठे बोलने का काम नहीं करिएगा। गहलोत जी का नाम लिया है, गहलोत जी का नाम लिया इन्होंने, तो मुख्यमंत्री नहीं थे? और नहीं मुख्यमंत्री, और हमने तो सुनो, हाँ जी, उनको 50-50 लाख रुपए दिए, तो उनके दोनों बच्चों को नौकरी दी है, और आपने केस एनआईए को देखकर उनकी जमानत करवा दी। एक संप्रदाय विशेष के लोगों को 50-50 लाख रुपए मुआवजा देने का काम आपने किया है। और यहाँ पर जयपुर के अंदर एक हमारा हिंदू भाई मर जाता तो उसकी तरफ आप देखते भी नहीं हो। सीट पे जाओ, सीट से बोलो। अध्यक्ष जी, मैं बात कहना चाहूंगा, हिंदू वो मैं देखूंगा इसको। नेता प्रतिपक्ष जी विराजमान हो जाइए। देखता हूं। मैंने जैसा कहा कि पीएमटी करने का काम होता है, लेकिन पीएमटी जो होती है, शांति रख भाई ब्राजो। तो उसके अंदर जो पीएमटी होने के बाद में रिको विभाग की कोई इस तरह की जिम्मेदारी नहीं होती है, क्योंकि वैसी हमारी पॉलिसी बनी हुई है कि उसका दोबारा से पुनर्निरीक्षण हो। जिस प्रोडक्ट के लिए उन्होंने पीएमटी करवाई थी, जो प्रोडक्ट वहां उसमें बनना था, उसका दोबारा से परीक्षण समय समय पर होता रहे। और ऐसी मैंने अभी पता किया कि उसमें इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं कि अगर पीएमटी करवाने के, वैसे तो पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा इन पीएमटीओ की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि पीएमटी में भी बहुत बड़ा एक लफड़ा है जिसके माध्यम से पीएमटी कर दी जाती है ताकि वो प्रोडक्शन में आ जाए, बाद में वो उद्योगपति उस उद्योग को चलाता नहीं है, और उसके बाद में उसकी कोई जिम्मेदारी भी रिको को भी नहीं है, ना उस उद्योगपति को, कि वो वहाँ पर जाकर रिको को उसका बताए जाकर कि मैंने किसी को इसको लीज पर दे दिया है या इसको मैं किसी और कार्य में यूज, अगर उसका प्रोडक्शन यूनिट चेंज करवाता है तब तो वो बताता है, या उसको कहीं बेच देता तो नाम परिवर्तन के लिए उसको जाना होता, उसके अलावा उसको कोई वहां पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो उसको भी मैं मानता हूं कि उसको देखना चाहिए कि जो उद्योग बंद हैं, एक प्रक्रिया हमको तय करनी चाहिए। हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से छूट तो हमने काफ़ी दी है, लेकिन उसको देखते हुए हमको देखना चाहिए कि वहाँ पर समय समय पर उसका निरीक्षण हो, जिस कार्य के लिए उस भूमि का, उस उद्योग का उपयोग होना चाहिए, क्या वो आज वर्तमान समय में उसके उपयोग में है या नहीं है। इस प्रकार की व्यवस्था को भी हमें आगे बढ़ाना चाहिए। एक जब इंडस्ट्रियल पार्क का जब रिको डेवलपमेंट करती है तो वहाँ पर केवल रोड बनाती है, लाइट की सप्लाई देती है, ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई देती है, लेकिन सीवरेज की वहाँ पर कोई सप्लाई वहाँ पर नहीं देती, क्योंकि सीवरेज लाइन नहीं बिछाई जाती है और जीरो डिस्चार्ज के ऊपर उनको एनओसी दी जाती है। लेकिन मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ रहता हूँ, वहाँ पर सफाई की बहुत बड़ी दिक्कतें हैं, बहुत बड़ी समस्या है, जिसके कारण समय समय पर हमें जनता के द्वारा हमें उनकी बातों को यहाँ पर बोलने का मौका मिलता है, उनकी बातों को सुनने का मौका मिलता है। मेरा अध्यक्ष जी थोड़ा सा समय, अंतिम व्यक्ति हूँ, समय हो गया आज के संजय तक ने दिया, मेरी 2-4-5 मिनट की बातें हो रहे हैं। 1 मिनट में पूरा करिए। 2-4-5 मिनट। तो मेरा ये कहना है कि उनको समय सीवरेज लाइन भी उसमें बिछाने का काम हो, क्योंकि एक शहर जैसे जितने एक शहर में, कस्बे में लोग रहते हैं, उतने ही उस औद्योगिक पार्क में लोग रहते हैं। कम से कम हजारों की संख्या में एक एक उद्योग के अंदर शिफ्ट वाइज लोग काम करते हैं, और जो कंपनी उद्योगपति को जो एसटीपी लगाने का या उसको जो भी पानी उसका वहाँ पर यूज में आता है उसको सोकपिट के माध्यम से नीचे डालने का हम जो उनको कहते हैं, लेकिन वो उस पर काम नहीं करते, जिसके माध्यम से वो सीधा पानी बाहर नालों में छोड़ते हैं, और उसके कारण पड़ोस में या रेजिडेंशियल एरिया में उसकी समस्याओं को सामना करना पड़ता है। उसी के साथ में जो
पोल्यूशन डिपार्टमेंट जो उस पर काम करता है, पोल्यूशन डिपार्टमेंट भी जो रेड श्रेणी की इंडस्ट्रियां हैं या उसके साथ साथ में जो ग्रीन श्रेणी की हैं या येलो श्रेणी की हैं, उनको भी वो केवल अपने पोल्यूशन के मापदंड देखता है, उसके अलावा सही रूप से वो काम करती है कि नहीं करती, और उनके माध्यम से जो आगे एसपीयू का निर्माण होता है। क्योंकि मेरे यहाँ पर काफ़ी औद्योगिक क्षेत्र है जिसमें मैं मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि चौपानगी और खुशखेड़ा ये काफ़ी लंबे समय से औद्योगिक इकाइयां यहाँ पर लगी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर अभी तक एसपीवी का निर्माण नहीं हुआ है, जिसके माध्यम से जो इम्फ्लुएंट वाटर वहाँ पर आता है वो सीधा नालों के अंदर छोड़ा जाता है। लोगों की कृषि भूमि को उसके माध्यम से बहुत बड़ा नुकसान आज वहाँ पर हो रहा है, उसका भी जल्दी निर्माण कर उसको बढ़ाया जाए। एसपीवी जो संस्था चलती है उद्योगपतियों के द्वारा संचालित की जाती है, लेकिन हम जानते हैं कि वहाँ पर उद्योगपतियों के द्वारा जो संस्था संचालित की जाती है उसके अध्यक्ष चुने जाते हैं, सब कुछ चुने जाते हैं, लेकिन उन पर भी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ अध्यक्ष बहुत हो गया, महोदय 10 मिनट के 15 मिनट दे दिए, फिर भी आप अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपुतली के साथ। श्री बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड बानसूर। मुख्य कार्यालय लालकोठी कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।